मेरी 5 साल बेटी शोहर के साथ बाजार गई तो रास्ते में गुम हो गई। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, जबकि शोहर कहता अच्छा हुआ बेटी से जान छूट गई। मेरा शोहर बेटी से नफरत करता था, इसलिए मुझे लगता था मेरे शोहर ने उसे गुम किया है। मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। एक रोज पुलिस ने मुझे कॉल की कि आपकी बच्ची की लाश मिली है। मैं भागकर पुलिस स्टेशन गई तो बेटी की लाश देखकर मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि उसके हाथ में मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। इसलिए उन्होंने अपनी गुर्बत में भी मुझे बड़े लाडो प्यार से पाला था। मेरी कोई ऐसी ख्वाहिश ना थी कि जो मेरे माँ बाप ने पूरी ना की हो। जबकि मेरे वालिद एक कुली थे, वो सारा दिन रेलवे स्टेशन पर लोगों का सामान उठाते और रात को थके हारे घर आते। मैं अभी 14 की ही हुई थी कि मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, पर अब्बा अभी मेरी शादी करने के हक में नहीं था। उसका कहना था कि मैं अपनी बेटी को 10 जमातें लाजमी पढ़ाऊंगा। मैंने 15 बरस की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया था। अम्मा अब्बा ने मेरे रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। गरीब की झोपड़ी में किसी शहजादे का रिश्ता तो नहीं आ सकता था, पर अब्बा चाहता था कि लड़का भी कम से कम 10 जमातें पास हो। अब्बा की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। लड़का 12 जमातें पास था और कपड़े का अपना कारोबार करता था, पर उसकी उम्र जरा ज्यादा थी। अम्मा का कहना था कि उम्र का क्या है, लड़के की सिर्फ कमाई देखी जाती है और अपना काम होने का मतलब था महीने के 20-25 हजार तो आराम से कमा लेता होगा। अम्मा के जोर देने पे अब्बा ने इस रिश्ते के लिए हाँ की थी। ये मेरा पहला बाकायदा रिश्ता था जो घर तक आया था। इससे पहले तक अब्बा ने किसी को घर तक ना आने दिया था। रिश्ता बाज़ाहिर ठीक था, लड़का भी अच्छा और सुलझा हुआ लगा। अब्बा ने फजूल रस्मों में वक्त जाया करने की बजाय सीधा सीधा निकाह की तारीख रख दी थी। मैं जल्दी ब्याह कर साजिद के घर आ चुकी थी। साजिद 4 बहनों का इकलौता भाई था। सब बहनें शादीशुदा थीं। घर में सिर्फ साजिद की वालदा हुआ करती थी। साजिद दुकान पर चला जाता तो मैं अपनी सास के पास बैठ जाया करती थी। वो बहुत कम बोलती थी, मैं भी खामोश बैठी रहती थी। घर में तो हर वक्त अम्मा अब्बा का दिमाग खाती रहती थी, पर यहाँ समझ नहीं आती कि क्या बात करूं। हैरत की बात ये थी कि पूरा साल गुजरने के बाद भी साजिद की बहनों में से कभी कोई मिलने नहीं आई। मैंने उन्हें पहली और आखिरी दफा शादी की तकरीब में ही देखा था। साजिद ने भी कभी अपनी बहनों का जिक्र नहीं किया था। कभी मैं उनका जिक्र करती तो साजिद बेचैन हो जाता था। नंदों के आने से घर में रौनक हो जाया करती है। मैं अक्सर सोचा करती थी साजिद का रवैया मेरे साथ ठीक था। वो रात को वापसी पे मेरे लिए कभी चाट तो कभी दही बड़े लेकर आता था। एक शाम साजिद घर पर था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बावर्ची खाने में मसरूफ थी। साजिद दरवाजे पे किसी से बात कर रहा था। मैं कुछ देर में बाहर आई तो मुझे दरवाजे के बाहर कोई औरत दिखाई दी जो बुरी तरह से रो रही थी और साजिद के सामने हाथ जोड़ रही थी, जैसे उसकी मिन्नतें कर रही हो। मेरे बाहर आते ही साजिद ने दरवाजा बंद कर दिया था। फकीरनी थी। मेरे पूछे बिना ही वो बताकर कमरे में चला गया। शादी को 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था, पर अभी तक हमारी औलाद नहीं हुई थी। मुझे परेशानी हुई तो मैंने साजिद से जिक्र किया। उसने ज्यादा परवाह नहीं की। रब की मर्जी जब होनी हुई हो जाएगी, और ना भी हुई तो कयामत नहीं आ जाएगी। बहुत से जोड़े हैं जो बे औलाद हैं, वो भी तो जी रहे हैं। वो हवाओं में घूरता हुआ बोला। मुझे उसका रवैया कुछ अजीब लगा। बज़ाहिर वो ठीक ठाक था, मगर कभी कभार वो बहुत अजीब हो जाया करता था। मैंने अपनी सास से बात करने की ठानी। वो जरूर मुझे कोई अच्छा मशवरा देंगी। ये सोचते हुए मैं उनके कमरे की तरफ बढ़ी। वो फोन पर किसी से बात करने में मशगूल थी। मुझे देखते ही फोन बंद कर दिया। आप कर लें बात, मैं शर्मिंदा होती हुई बोली। कोई नहीं, मैं फिर कर लूंगी, तुम आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मैं अस्पताल जाकर डॉक्टरनी को चेकअप करवाना चाहती हूँ। वो मेरी बात सुनकर चुप सी हो गई। इसके लिए अस्पताल जाकर इलाज करवाने की जरूरत नहीं है। जब औलाद होना होगी खुद ही हो जाएगी। सास के दो टोक जवाब के बाद मैं भी चुपचाप बैठ गई। न मेरे शोहर को औलाद की चाह थी, न सास को कोई जल्दी। तो फिर मुझे क्या पड़ी थी परेशान होने की। एक बार मैं अम्मा अब्बा से मिलने गई तो अम्मा मुझे जबरदस्ती एक डॉक्टरनी के पास ले गई। उसने मुझे कुछ हिदायत दी और ताकत की गोलियां लिख दी। शाम को अब्बा घर आया तो अम्मा ने उसे पर्ची पकड़ा दी। साजिद के आने से पहले पहले अब्बा दवाई ले आया था।
میں ساجد کے ساتھ گھر آ گئی اور ڈاکٹر نے کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل کرتی رہی۔ ساجد کو میں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ وہ خواہ ناراض ہوگا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے میری طبیعت کچھ گری گری سی تھی، کمزوری بھی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے گمان ہوا کہ کہیں میں حاملہ تو نہیں ہو گئی، پر میں نے ساجد سے اس بارے میں کچھ ذکر نہ کیا۔ میں چپ چاپ گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ کچھ دنوں بعد میں اماں کی طرف گئی تو اسی ڈاکٹرنی سے میں نے اپنا معائنہ کروایا۔ میرا گمان درست ثابت ہوا۔ ڈاکٹرنی نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی۔ اس نے مجھے چند مزید دوائیاں لکھ دی جو میں نے ابا سے ہی منگوا لی تھی۔ میں ابھی ساجد کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہیں وہ میرا بچہ ضائع ہی نہ کروا دے۔ الٹیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو بات زیادہ دیر تک چھپ نہ سکی۔ میری ساس تو پہلی بار میں ہی سمجھ گئی تھی، پر اس نے بھی ساجد سے کوئی ذکر نہ کیا۔ ساجد تو صبح کا گیا رات کو آتا تھا۔ ایک رات میری اس کے سامنے طبیعت خراب ہو گئی تو اسے بھی شک ہو گیا۔ وہ مجھے اسی وقت ہسپتال لے گیا۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر وہ کافی پریشان تھا۔ نرس نے بتا دیا تھا کہ چوتھا ماہ شروع ہونے کو ہے۔ ایسے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چپ چاپ مجھے گھر لے آیا۔ ساجد کا رویہ میرے ساتھ بہت بدل چکا تھا۔ وہ کھچا کھچا سا رہتا تھا، نہ وہ پہلے کی طرح میرا خیال رکھتا اور نہ ہی وہ مجھے دوبارہ ہسپتال لے کر گیا۔ جیسے جیسے میری ڈلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے، ساجد کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑا کرنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے اور مجھے مارنے کو دوڑتا ہے۔ میری ساس بیچ میں پڑھ کر بچ بچاؤ کرا دیتی۔ یوں تو میں اسے زیادہ جواب نہ دیتی اور چپ چاپ سنتی رہتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے مجھے مارنے کا موقع ملے اور میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ ساجد نے مجھے دھمکی دی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو تجھے بھی جان سے مار ڈالوں گا اور اسے بھی۔ میرے شب و روز پریشانی میں گزرنے لگے۔ میں خدا سے دعا مانگتی کہ وہ مجھے بیٹا عطا کر دے تاکہ اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا پیار بھی مل سکے۔ رات میری طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح رات کاٹی اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر میں نے ساجد کو اٹھایا تو وہ بھی خلاف توقع چپ چاپ اٹھ گیا اور مجھے ہسپتال لے آیا۔ مجھے ہسپتال میں داخل کر لیا گیا تھا۔ میں نے ایک پھول سی بچی کو جنم دیا تھا۔ نرس نے مجھے بچی لا کر تھما دی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور خوف زدہ بھی تھی۔ پتہ نہیں ساجد بچی اور میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ میری ساس میرے ساتھ تھی، وہ بچی کو سنبھال رہی تھی۔ مجھے ساجد ہسپتال میں نظر نہ آیا۔ میری ساس مجھے لے کر گھر آ گئی۔ ساجد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میں اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ وہ رات بھر گھر نہ آیا، شاید وہ دکان پر ہی رک گیا تھا۔ اگلی رات وہ گھر واپس آیا اور کافی دیر ماں کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ ماں بیٹا نہ جانے کیا باتیں کرتے رہے، میں کوشش کے باوجود نہ سن سکی تھی۔ ساجد رات گئے کمرے میں آ گیا اور بستر پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ بچی کی طرف دیکھا۔ شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے۔ ساجد رات گئے کمرے میں آتا اور آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر لیٹ جاتا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ مجھے اور بچی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام جنت رکھا۔ وہ بہت پیاری اور پرسکون بچی تھی۔ سرخ و سفید رنگت اس نے اپنے باپ کی چرائی تھی، جبکہ اس کی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں بالکل میرے جیسی تھیں۔ جنت بڑی ہو رہی تھی، وہ سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی تھی۔ ساجد بھی اب ان اکھیوں سے اس کی طرف دیکھا کرتا تھا۔ میں دیکھتی تو فوراً نظریں چرا لیتا۔ جنت تھوڑی بڑی ہوئی تو باپ کو تنگ کرتی، بستر پر اس کے پاس پہنچ جاتی۔ وہ اسے خود سے پیچھے کرتا تو پھر سے اس کے سینے پہ چڑھ جاتی۔ اب ساجد بھی اس کو پیار کرنے لگا تھا اور اس کو اپنے سینے پہ سلا لیا کرتا تھا۔ وہ دکان سے آتا تو جنت بھاگ کر اس کی گود میں چڑھ جاتی۔ وہ اس کے لیے خریداری بھی کر کے لانے لگا، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ ویسا ہی رہا۔ وہ مجھ سے جھگڑتا تو بیٹی پیدا کرنے کا طعنہ ضرور دیتا۔ جنت ابھی 2 سال کی ہی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ جنت کو زبردستی میری گود سے لے گیا کہ اس کو آئس کریم کھلانے لے کر جا رہا ہوں۔ میں حیران تھی کہ یہ اچانک آئس کریم کہاں سے آ گئی ہے، اور وہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی، آئس کریم کھاتی بھی نہیں تھی۔ میرا دل بے چین ہو گیا، ضرور کوئی گڑبڑ تھی۔ میں اپنی جنت کی خیریت سے واپس آنے کی دعا مانگنے لگی۔ کافی دیر گزر گئی، وہ دونوں واپس نہ آئے
तो मैं भी चादर उठाकर बाहर निकल गई। कुछ दूर जाकर मुझे साजिद अकेला वापस आता दिखाई दिया। जन्नत कहाँ है? मैंने परेशानी में पूछा। वो खो गई है, वो कहता तेज तेज चलता घर दाखिल हो गया था। वही हुआ था जिसका डर था। मेरा दिल बेचैन हो गया। मैं भागकर उसके पीछे गई और उसका गिरेबान पकड़ लिया। कहाँ है मेरी जन्नत? कहाँ छोड़ आए हो उसे? कैसे खो गई है वो? मैंने उस पे सवालात की बौछार कर दी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी सास भी उधर आ गई। उसे पता चल गया कि जन्नत गुम हो गई है तो वो सर पकड़कर बैठ गई। साजिद मेरे सवालात से बचने के लिए घर से बाहर निकल गया था, जबकि मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं अकेली ही जन्नत को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। कहीं उस जालिम ने मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दिया हो। मैं परेशानी से सोच रही थी, मुझे जल्द से जल्द पुलिस की मदद लेनी चाहिए ताकि जन्नत हर मुमकिन खतरे से बच सके। मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। मैंने वहां मौजूद सिपाही से कहा। वो मुझे अंदर ले गया। इंस्पेक्टर मुझसे मामूल के सवाल करता रहा। उसने मुझे बताया कि हमें इसी उम्र की बच्ची का कुछ सामान मिला है, आप देख लें ताकि पहचान में आसानी हो सके। वो मुझे एक कमरे में ले गया। जो ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरी रूह लरज गई क्योंकि वो मेरी जन्नत के कपड़े और जूते थे। मैं उन कपड़ों को अच्छी तरह पहचान गई क्योंकि वो फ्रॉक मैंने खुद सिलाई करके आज ही सुबह जन्नत को पहनाई थी। मैं जन्नत के कपड़े सीने से लगाए ज़ारो कतार रो रही थी। क्या हुआ मेरी जन्नत को? मैंने इंस्पेक्टर से पूछा। हमें मालूम नहीं, पर हम जल्दी पता लगवा लेंगे, आप फिक्र ना करें। कुछ ही देर पहले एक फकीर की किसी हादसे में हलाकत हो गई थी। ये कपड़े जूते उसके पास से बरामद हुए हैं। आप घर जाएं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे राब्ता कर लेंगे। उन्होंने मुझे घर भेज दिया। ना जाने मेरी जन्नत किस हाल में होगी। मैं आंसू बहाती वापस घर लौट आई। मेरे घर आने के कुछ ही देर बाद पुलिस साजिद को पकड़कर ले जा चुकी थी ताकि उससे पूछ-गूछ कर सके। साजिद को पुलिस के पास आज तीसरा दिन था, लेकिन उसने मुंह ना खोला था। उसका बयान वही था जो उसने मुझे बताया था, जबकि मेरी जन्नत का भी कुछ पता नहीं चल सका था। दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला कि हो सकता है कि जन्नत की कोई खबर हो। बाहर कोई औरत थी जो साजिद का पूछ रही थी। मैंने उसे बता दिया कि वो जेल में है। साजिद के जेल में होने का सुनकर वो हैरान हुई और वजह पूछने लगी। मैंने तमाम तफसील बयान कर दी। मेरी बच्ची भी साजिद ने मुझसे छीन ली थी। वो रोते हुए बोली। अब के हैरान होने की मेरी बारी थी। मैं उसे अंदर ले आई। मुझे तफसील से बताओ, तुम क्या कह रही हो? मैंने उससे हमदर्दी से पूछा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरा नाम सादिया है। मैं साजिद की पहली बीवी हूँ। मेरी और साजिद की पसंद की शादी थी। हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। मोहब्बत की शुरुआत साजिद की जानिब से ही हुई थी। मेरी बहन की शादी में साजिद और उसके घर वाले भी शरीक थे। मैं खाना लगवाने में मगन थी कि किसी ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने पलट कर देखा तो साजिद खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों की चमक और चेहरे पे धमक देखकर मैं हैरान थी कि उसे क्या हो गया है। उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया। मैं क्या जवाब देती? मैं वहां से पलटकर अंदर चली गई। मेरी खामोशी को उसने मेरा इकरार समझा और अगले ही दिन अपने घर वालों को रिश्ता देकर भेज दिया। साजिद अच्छा लड़का था। घर में सबका देखा भाला था, इसलिए मेरे घर वालों ने ही साजिद की माँ को हाँ कर दी थी। जट मंगनी और पट ब्याह वाली सूरत हाल थी। मैं साजिद की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई थी। साजिद एक अच्छा शौहर साबित हुआ। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे भी उससे मोहब्बत थी, पर शादी के बाद तो उसने मुझे अपना दीवाना ही बना लिया था। मेरा उसके बगैर वक्त ही नहीं गुजरता था। कुछ अरसे बाद मैंने उसे बाप बनने की खबर भी सुना दी थी। बाप बनने की खबर सुनकर वो बेइंतहा खुश था। हम दोनों ने मिलकर खूब खरीदारी की। उसने मेरे होने वाले बच्चे के लिए महंगी से महंगी चीजें लाकर दी। अल्लाह ने हमें एक बेटी से नवाजा था। मेरी और साजिद की जान बसती थी उसमें। हम दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। हमने उसका नाम दुआ रखा था। वो 5 साल की हुई तो हमने उसका स्कूल में दाखिला करवा दिया। पहले दिन साजिद उसको स्कूल छोड़कर अपने काम पर चला गया। वापसी पर मैं उसे स्कूल से लेने गई तो पता चला कि वो तो स्कूल आई ही नहीं थी।
मैं रोती पीटती घर आई तो साजिद घर पर नहीं था। मैं उसे ढूंढने निकली, वो मुझे घर के पास ही मिल गया। उसने बताया कि बच्ची गुम हो गई है। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई है, पर बच्ची का कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने भी साजिद से पूछ-गछ की थी, मगर बेसुध। मुझे आज भी यकीन है कि साजिद को मालूम है कि बच्ची कहाँ है। मैंने उसकी कई बार मिन्नतें की कि मुझे बता दे, पर वो मुझे नहीं बताता। अपनी रौदात सुनाकर वो फिर से रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर मैं और भी डर गई थी। साजिद कितना बड़ा धोखेबाज था। उसने ये बात हमसे छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा और एक बच्ची का बाप भी था। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि जन्नत की गुमशुदगी की वजह भी वही था। अब हमें दो बच्चियों को ढूंढना था। जन्नत हो या दुआ, दोनों ही मासूम बच्चियां थीं। वो भी मेरी तरह एक माँ थी और साजिद के जुल्म का शिकार थी। मैं उसे साथ लेकर फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गई और इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। ये बात जानकर वो भी सोच में पड़ गया। अब उसमें कोई शक बाकी नहीं रहा था कि कसूरवार साजिद ही था। मैंने वापस आकर साजिद के घर से अपना सामान समेटा और अब्बा के घर वापस आ गई। अम्मा अब्बा जन्नत की गुमशुदगी की खबर सुनकर बेहद परेशान थे। साजिद एक लाउबाली सा नौजवान था, 4 बहनों का इकलौता भाई और घर भर का लाडला था। बहनों में सबसे छोटा था, लिहाजा बहनों ने हमेशा उसके लाड उठाए। उनका बस चलता तो उसे जमीन पर कदम भी ना रखने देती। अब्बा थोड़ी बहुत सख्ती करते तो बहनें और अम्मा आड़े आ जाती। साजिद को शहर के महंगे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। माँ बहनें सिलाई कढ़ाई करके उसकी पढ़ाई का खर्चा निकाल लेती। अब्बा सरकारी मुलाजिम थे, उनकी आमदनी से घर का अच्छा गुजारा हो जाता। साजिद जवानी में कदम रख चुका था। वो हाथ पे घड़ी बांधे, लट्ठे का अकड़ा सफेद शलवार कमीज पहनकर घर से बाहर निकलता तो मोहल्ले की कई लड़कियों के दिल की धड़कन रुक जाती। वो सब उस पे फिदा हो जाती। साजिद तो किसी को लिफ्ट कराता नहीं था। कई लड़कियां बार बार उसके घर के चक्कर लगाया करती थी ताकि उसकी माँ बहनों को खुश रख सके। साजिद मैट्रिक का इम्तिहान पास करके कॉलेज में आ चुका था। इस बार माँ बहनों के साथ उसकी अपनी ख्वाहिश भी शहर के सबसे महंगे कॉलेज में एडमिशन लेने की थी। उसकी कोई ख्वाहिश कभी रद्द नहीं हुई थी, तो ये कैसे हो सकती थी। उसका दाखिला करवा दिया गया था। कॉलेज में अमीर बापों की बिगड़ी हुई औलादें भी थी। साजिद की भी लड़कों के ऐसे ही गिरोह से दोस्ती हो गई जो जरा बिगड़े हुए थे। वो रोजाना के हजारों रुपए उड़ाते और साजिद को भी ऐश कराते। साजिद उनकी शानदार गाड़ियों को देखकर खुद भी ऐसी ही ऐशो इशरत से भरपूर जिंदगी गुजारने की तमन्ना करता। उसे एहसास हुआ कि अब तक की जिंदगी उसने किस कदर सादगी से गुजार दी थी। वो उन लड़कों से पूरी तरह मुतासिर हो चुका था और उनके रंग में रंगने की पूरी कोशिश करता। आईना उन्हीं के कॉलेज में पढ़ती थी। उसका ताल्लुक किसी जमींदार खानदान से था। उसके वालिद मशहूर सियासतदान थे। लंबी जुल्फों वाली धान पान से आईना निहायत ज़हीन थी। बैतबाजी का मुकाबला हो या तकारीर का, आईना हमेशा पहले नंबर पर रहती। वो किसी भी तालीमी मौजू पे बेतुकान बोलती और अपने मुकाबिल को आसानी से मात दे जाती। आईना आधे कॉलेज के लड़कों की पसंद बन चुकी थी, लेकिन वो किसी को भी घास ना डालती। साजिद के ग्रुप का सबसे बिगड़ा लड़का तारिक था, जिसका आईना पे दिल आ चुका था। आखिरी साल की पार्टी के नशे में धुत तारिक ने आईना का हाथ पकड़ लिया। आईना ने उसे जोरदार थप्पड़ दे मारा कि आसपास के सभी लोग उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए। तारिक वहां से तो चुपचाप चला गया, पर अपनी बेइज्जती ना भूल सका। साजिद 12वीं के इम्तिहान देकर फारिग हो चुका था। आखिरी पर्चे की शाम को ही तारिक उसके घर मौजूद था। वो आईना को सबक सिखाना चाहता था। तारिक सारा मंसूबा बना चुका था। उसे किसी की मदद की जरूरत थी। उसने साजिद को शामिल करने का सोचा। साजिद के घर वाले 2 दिन के लिए दूसरे शहर जा रहे थे। तारिक को ये बात पता चली तो उसने साजिद के घर का ही इंतखाब कर लिया। वो आईना को अगवा करके साजिद के घर ले आया। उसका इरादा 1-2 दिन में उसे आजाद कर देने का था। उसका मकसद बस उसका गरूर तोड़ना था। तारिक ने उसकी आंखों पे पट्टी लपेट दी और उसके हाथ पांव बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। उनका ख्याल था उसे मालूम नहीं पड़ेगा कि उसे कहाँ रखा गया था, पर आईना उनकी सोच से ज्यादा तेज थी। वो कोशिश करके अपने हाथों पे बंधी रस्सी एक दिन में ही खोल चुकी थी। शाम को जब तारिक उसे खाना देने कमरे में गया तो वो उसके सर पर कोई चीज मारकर कमरे से बाहर भाग गई। बाहर साजिद मौजूद था। साजिद ने उसे काबू कर लिया, जबकि तारिक लड़खड़ाता हुआ उसके पीछे आया।
वो दोनों को देख और पहचान चुकी थी। अब उसकी रिहाई का मतलब उन दोनों की तबाही था। वो अमीर बाप की बेटी थी। उसको अगवा के जुर्म के नतीजे में उन दोनों का मुस्तकबिल तबाह हो जाना था। उन्होंने जबरदस्ती उसे कमरे में बंद किया। तारिक भी काफी परेशान था। उसका इरादा उसे कत्ल करने का नहीं था, पर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं था। उसे दोबारा काबू करने के दौरान मजामत करने पर वो कुछ जख्मी भी हो गई थी और उसके कपड़े फट गए थे। तारिक की नीयत खराब हो गई। उसने साजिद को किसी बहाने से घर से बाहर भेज दिया। तारिक ने आयना के साथ ज्यादती की और उसका गला दबा दिया। जब तक साजिद आया, आयना का दम निकल चुका था। उन दोनों ने उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। आयना के बाप का इस कदर असर रसूख था कि पुलिस ने चंद ही दिनों में सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। उन दोनों का सुराग लग चुका था। तारिक के बाप ने उसे किसी दूसरे मुल्क भेज दिया था, जबकि साजिद पकड़ा गया। तमाम इल्जाम साजिद के सर पड़ चुका था। वो ज्यादा देर तशद्दुद बर्दाश्त न कर सका और सब सच उगल दिया। उसे जेल में डाल दिया गया। साजिद जेल में था, पर आयना के बाप का गुस्सा किसी तौर कम ना हो रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि उसे अपने हाथों से गोली मारे। लिहाजा उसने साजिद को जेल से रिहा करवा दिया और उसकी चारों बहनों और माँ को उठवा लिया और अपनी हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया। साजिद को पता चला तो वो खुद आयना के बाप के पास पहुंच गया। उसने आयना के बाप को कहा कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मेरी माँ बहनों को छोड़ दो। उनका इस सब में क्या कसूर था भला? कसूर तो मेरा है। आयना का बाप यही चाहता था कि साजिद उसके सामने आए। उसने उसकी माँ बहनों को रिहा करने का हुक्म दिया और साजिद पे बंदूक तान ली। साजिद की माँ उसके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी कि मेरा इकलौता बेटा है, मैंने बहुत नाजों से पाला है, हम खून बहा देने को तैयार हैं, जो भी आप कहेंगे। सेठ कुछ सोचकर बोला कि ठीक है, मेरे बदले की आग सिर्फ एक सूरत में ही ठंडी हो सकती है कि साजिद की चारों बहनें एक एक साल मेरी हवेली की खिदमत गुजार बनकर रहेंगी और इसकी होने वाली बेटियां भी मेरी हवेली की खिदमत गुजारी में शामिल रहेंगी। खुद गर्ज माँ ने बेटे की जिंदगी की खातिर हामी भर ली। साजिद की चारों बहनों ने एक एक साल हवेली में काम किया। वहाँ उनके साथ अच्छे सलूक की तवक्का तो थी नहीं। हवेली के मकीनों का सलूक निहायत जिल्लत आमेज था, जो उसकी बहनों ने सहा था। साजिद नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां भी सहें। साजिद और उसकी माँ ने वो शहरी छोड़ दिया। कुछ सालों बाद वो सेठ की शर्त भी भुला चुका था। उसे सादिया से मोहब्बत हो गई और उसने सादिया से शादी कर ली। बहुत अरसे बाद वो जिंदगी की तरफ दोबारा लौटा था। बेटी की पैदाइश पे वो काफी खुश था। एक दिन वो बेटी के लिए कुछ चीजें खरीद रहा था कि उसे वहां वही सेठ दिखाई दिया। सेठ साजिद के करीब आ गया और उसे कहने लगा, तुम्हें क्या लगता था तुम हमसे भाग सकते हो? अपनी बेटी को खुद हमारा खिदमत गुजार बनाओगे या हम जोर जबरदस्ती करें? साजिद वहां से भाग आया था। वो काफी परेशान रहने लगा था, पर इस बात का कोई हल उसके पास नहीं था। वो उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो बहुत असर रसूख वाले लोग थे। साजिद अपनी बेटी किसी सूरत वहां नहीं भेजना चाहता था। वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकला तो स्कूल की बजाय अपनी बहन के पास दूसरे शहर छोड़ आया, ताकि सेठ के आदमियों को उसकी बेटी के बारे में कुछ पता ना चल सके। ये बात उसने अपनी बीवी तक को नहीं बताई थी। उसकी बीवी उससे नाराज होकर उसे छोड़ गई थी। कुछ सालों तक साजिद अकेले ही जिंदगी गुजारता रहा, पर उसकी माँ उसकी तन्हाई देखकर परेशान रहती थी। एक दिन साजिद को टेलीविजन से सेठ वारिस के इंतकाल की खबर मिली। वो पुरसकून हो गया। उसकी माँ ने उसकी दूसरी शादी के लिए जोर डाला तो वो भी मान गया। उसके अंदर कहीं अभी भी खौफ मौजूद था। वो औलाद नहीं चाहता था कि कहीं फिर से बेटी ना हो जाए, पर खुदा की करनी ऐसी हुई कि उसके घर फिर से बेटी पैदा हुई। वो बहुत अफसोस में था। वो डर के मारे बेटी को नजर भरकर देखता भी ना था, पर वो उसे अपनी मासूम बातों में लगा ही लिया करती। अब उसको भी उस पे प्यार आने लगा था। उसका डर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। अब वो अपनी बेटी के लिए खरीदारी भी कर लिया करता था। एक दिन खरीदारी करते हुए उसे सेठ वारिस का बेटा दिखाई दिया। वो साजिद के करीब आ गया। उसकी खरीदारी की तरफ इशारा करके बोला, मिलवाओगे नहीं अपनी बेटी से? साजिद वहां से भाग आया।
وہ بہت خوفزدہ تھا، جبکہ سیٹھ کی گاڑی اس کے گھر تک اس کے پیچھے آئی تھی۔ سیٹھ کا بیٹا اس کا گھر دیکھ چکا تھا، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ جنت کو بھی غائب کر دے۔ اس نے اپنی بہن کو فون کر کے بلا لیا تھا کہ وہ جنت کو لے جائے۔ وہ دوپہر کی ٹرین سے آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو زبردستی گھر سے لے آیا۔ وہ اسے اسٹیشن کی طرف لے جا رہا تھا۔ جنت نے کیچڑ میں گر کر اپنے سارے کپڑے اور جوتے بھگو لیے تھے۔ اس نے پاس ہی کی دکان سے کپڑے اور جوتے لے کر اسے تیار کر دیا اور گیلے کپڑے اور جوتے فٹ پاتھ پر بیٹھے فقیر کو دے دیے۔ وہ جنت کو اسٹیشن پر اپنی بہن کے حوالے کرایا تھا۔ جنت محفوظ تھی۔ وہ قدرے پرسکون تھا، مگر جنت کی ماں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ پھر اسی تکلیف سے گزر رہا تھا جس تکلیف میں وہ پچھلے کئی سالوں سے تھا۔ اتنے سالوں کی اذیت جو وہ کاٹ رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ ساتھ کس کس کو کاٹنی تھی۔ وہ کسی کو اس بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا ماضی وہ تاریک پہلو تھا جس نے اس کے حال کو بھی تاریک بنا دیا تھا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی اسے سچ بتا دینے کی تاکید کر رہی تھی۔ مجھ میں سچ بولنے کا حوصلہ نہیں۔ اس کے لب اتنے آہستگی سے ہلے کہ اس کی ماں بامشکل اس کی بات سن پائی۔ سیٹھ کا بیٹا اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب وہ وقت نہیں رہا جو 15 سال پہلے تھا۔ ویسے بھی پولیس ہماری بچیوں کی حفاظت میں ہمارا ساتھ دے گی۔ بالآخر ساجد نے سچ بول دیا تھا۔ پولیس نے طارق کے بارے میں تفتیش شروع کی تو وہ پاکستان میں ہی پایا گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اب آئینہ کا کیس بند ہو چکا تھا، کچھ عرصہ پہلے ہی پاکستان لوٹا تھا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سیٹھ وارث کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا کہ اس کا اصلی مجرم طارق ہے، ساجد نہیں۔ ساجد کی بہن کو بھی بلا لیا گیا۔ مجھے میری جنت اور ساجد کی دوسری بیوی کو اس کی دعا مل چکی تھی۔ آج جنت کی 5ویں سالگرہ تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ ساجد نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ ساجد کی چاروں بہنیں اور ان کے بچے بھی شریک تھے۔ گھر میں بھرپور رونق تھی۔ ساجد کی دوسری بیوی اور بیٹی بھی موجود تھی۔ جیل سے آنے کے بعد ساجد مجھے اماں ابا کے گھر لینے آیا تھا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور بتایا کہ وہ خود کئی سالوں سے اذیت میں مبتلا تھا۔ دعا کو اس کی ماں سے اور جنت کو مجھ سے دور کر کے وہ خود بھی خوش نہیں تھا۔ میں نے ساجد کو معاف کر دیا تھا اور اس کے ساتھ چلی آئی تھی۔ آخر اس نے جو کچھ کیا تھا دعا اور جنت کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہی کیا تھا۔ میں نے ساجد کو اس کی پہلی بیوی اور بچی سے ملنے کی اجازت بھی دے رکھی تھی، کیونکہ ایک دوسرے کی خوشی میں ہی ہماری خوشی جڑی ہوتی ہے۔ میں کرسی پہ بیٹھی مسکرا کر جنت کو خوش ہوتا دیکھ رہی تھی۔ کیک کاٹنے کا وقت ہوا تو ساجد نے میرے پاس آ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور میز کی جانب چل دی۔